नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। शुरुआत करते हैं फ्रेश एंड फास्ट की। और फ्रेश एंड फास्ट की शुरुआत करते हैं बिहार के वैशाली के हादसे से जुड़ी बिग ब्रेकिंग के साथ, जहां जहरीली गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, वैशाली में जहरीली गैस लीक होने से बड़ा हादसा सामने आया। डेयरी प्लांट में अमोनिया गैस पाइपलाइन फट गया, एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 100 मजदूरों की तबीयत खराब हो गई। 5 किलोमीटर के दायरे में जहरीली गैस का असर साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। हाजीपुर सदर अस्पताल में 50 से ज्यादा मरीजों को भर्ती करवा दिया गया, 20 से ज्यादा मरीजों को पटना रेफर करना पड़ा है। जहरीली गैस लीक होने का यह हादसा हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ। राज डेयरी प्लांट में काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी बड़े पैमाने पर इसकी चपेट में आ गए। उन्हें सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, साथ ही आंखों में और त्वचा में जलन महसूस की शिकायत हुई। हाजीपुर गैस हादसे में क्या बड़ा अपडेट है, हम ये खबर आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे, लेकिन शुरुआती जानकारी यह है कि एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा कर्मचारी या मजदूर इसकी चपेट में आने से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें कि अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मॉनसून की दस्तक से पहले ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पानी पानी हो गई। मूसलाधार मुसीबत की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुंबई में मूसलाधार बारिश मुसीबत बन गई है। उपनाते नाले में बहने से 2 लोगों की मौत हो गई। गोबंडी में मैनहोल की सफाई के दौरान हादसा हुआ। भारी बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते 11 पेड़ गिर गए। जल भराव से अंधेरी समेत कई सबवेज बंद हैं। बारिश के बाद ट्रैफिक जाम से जनता बेहद परेशान है। मुंबई में मॉनसून आमतौर पर 11 जून तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार लेट हुआ है। मॉनसून की मुंबई में लेट एंट्री हो रही है, लेकिन यहां मॉनसून बारिश की भरपाई करने के लिए तूफानी मूड में नजर आ रहा है। तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जिसमें आप मुंबई में बारिश की मार को साफ तौर पर देख पाएंगे। कल से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में जल जमाव की समस्या जो है वो सामने आ चुकी है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां बारिश से बेहाल मुंबई की ये ताजा तस्वीरें। पहली तस्वीर, बारिश ने कैसे माया नगरी मुंबई की रफ्तार रोक दिया, पहली तस्वीर में देख पाएंगे। दूसरी तस्वीर, मुंबई में जल जमाव कैसे मुसीबत का सबब बन गया। तीसरी तस्वीर, दादर के शिवाजी पार्क की तस्वीर है, जहां पर ये कैसे लबालब हो चुका है पानी की वजह से, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और मुंबई की रफ्तार इससे रुक गई है। हालांकि ये शुरुआती बारिश, जिसके चलते बीएमसी की पोल खुल गई, क्योंकि कई इलाकों में जल जमाव की समस्या है। हालांकि मैनहोल में पानी भर जाने की वजह से 2 मजदूरों की मौत भी हुई है। ये जानकारी शुरुआती तौर पर सामने आई, लेकिन ये शुरुआती दौर की बारिश है। और गौर कीजिए, अभी तक मानसून नहीं पहुंचा है मुंबई में। तो अगर मानसून नहीं पहुंचा रही है, शुरुआती मानसून की बारिश उस तरह से मुंबई वासियों को परेशान कर रही है, तो आने वाले वक्त में स्थिति क्या हो सकती है, अंदाजा इन तस्वीरों से सहज लगाया जा सकता है। 3 तस्वीरें, और इन तीनों तस्वीरों ने पूरे मुंबई की हालत को बयां कर दिया। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ गई है। शिवानी, क्या स्थिति बताई जा रही है बारिश को लेकर, और मौसम विभाग की क्या संभावना है, क्या प्रेडिक्शन है इस बारिश को लेकर? देखिए, फिलहाल मुंबई के अंदर अगर हम बात करें प्रेडिक्शन की, तो ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन उसी के अलावा महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण इलाकों में बरसात जो है वो काफी तेज होगी। फिलहाल हम अंधेरी सबवे पर हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे, जो ये पूरा रास्ता है अभी ये वाटर लॉगिंग में भरा हुआ था, जिसको पूरी तरह से खाली किया गया है कुछ देर पहले। लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको बताऊं, जो बीएमसी की पोल खोलती है, वो ये तस्वीरें हैं कि नाला सफाई जो है वो बरसात हो जाने के बाद अब शुरू की जा रही है सुबह की भोर में, क्योंकि साफ तौर पर पहली बारिश में ही जो बीएमसी का काम है वो दिख चुका है। कंस्ट्रक्शन के काम हर जगह हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साफ सफाई नहीं की गई है, और मैनहोल से जो कचरे हैं वो बाहर आ रहे हैं। कल ही मुंबई के गोवंडी इलाके में अगर हम बात करें, तो 2 लोगों की एक नाले के अंदर बह जाने की वजह से मौत भी हो गई है। मौत का आंकड़ा भी अब 2 लोगों का पहुंच चुका है इस बरसात में। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लगातार जो तेज बरसात हो रही है, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये साफ कह सकते हैं कि मुंबई में इतनी मूसलाधार बारिश दिन में नहीं है, लेकिन इसी के अलावा अन्य इलाके जो हैं, जिसमें रायगढ़, बिल्कुल शिवानी, आने वाले वक्त में मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर प्रशासनिक व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं की गई तो परेशानियां कैसे बढ़ सकती है, इसकी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शुक्रिया शिवानी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शनिवार को महज 3 घंटे में 88 mm बारिश दर्ज की गई। आज भी तेज बारिश को लेकर पूर्वानुमान लगाया गया है, जहां मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। शनिवार को आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक सांता क्रूज में रात 8:30 बजे तक 115.8 mm बारिश दर्ज की गई है। दहीसर की बात की जाए तो 143.01 बारिश जो है mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा मैरोल की बात की जाए तो 119.8 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा
बांद्रा की बात की जाए तो 164.5 mm बारिश दर्ज की गई है। महालक्ष्मी की बात की जाए, इस इलाके की बात की जाए तो 94.5 mm बारिश। बायकुला की बात की जाए तो 125.5 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो मुंबई के कई इलाकों में ये शुरुआती बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया है और ये शुरुआती बारिश में ही मुंबई के प्रशासन की पोल भी खुल गई। और सिर्फ मुंबई नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक हर जगह मूसलाधार मुसीबत की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और ये तीनों तस्वीरें राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर के पुंछ और नलबाड़ी आसाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शुरुआती दौर है मानसून का और इसी में बारिश कैसे कहर बरपा रही है लोगों के लिए आप देख सकते हैं। असम की बात की जाए, कई सारे गांव तो पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हजारों लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर भी ले जाना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ की बात की जाए, चूंकि पहाड़ी इलाका है, यहां पर अगर बारिश तेज होती है तो निचले मैदानी इलाकों पर इसका ज्यादा असर देखने को मिलता है। और राजधानी दिल्ली में मिडनाइट से ही लगातार बारिश का दौर जारी है और इसकी वजह से परेशानियां आने वाले वक्त में यहां पर दिल्ली वासियों की भी बढ़ सकती है। इस बीच शिमला में कैसा दिखा कुदरत का सितम, पूरी खबर देखिए अगले 30 सेकंड। रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार से बह रहे पानी की यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला रेलवे लाइन से आई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर कई जगह भूस्खलन हो गया। कोटी, जाबली, सनबारा, धर्मपुर, कुमारहट्टी, बड़ोग समेत शोघी रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रैक पर भारी मात्रा में मलबा आ गया। फिलहाल कालका से शिमला और शिमला से कालका जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक को बहाल करने की कोशिश जारी है। और अगले 1 मिनट में आपको दिखाते हैं बारिश और बाढ़ की जुड़ी 4 बड़ी तस्वीरें। असम के 19 जिले में इस समय बाढ़ है, जहां करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए। पूरे असम में बाढ़ की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। बजाली में सबसे ज्यादा 191 गांव और करीब 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। नाडियाड में रेलवे अंडरब्रिज में जलभराव के चलते एक बस फंस गई, जहां कॉलेज बस नाले से निकलने की कोशिश में बीच में ही फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से छात्राओं को रेस्क्यू कर लिया गया है। मुंबई में पुलिसकर्मी ने 2 बच्चों की जान बचा ली, जहां जुहू बीच पर 2 बच्चे डूब रहे थे। पुलिसकर्मी ने बहादुरी से दोनों बच्चों को बचा लिया। कांस्टेबल विष्णु बेले सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में पोस्टेड है। मुंबई में मूसलाधार बारिश एक तरफ तो आफत बन रही है, वहीं कुछ लोग इस बारिश का लुत्फ भी उठा रहे हैं। शिवाजी पार्क समेत कई इलाकों में पानी भर गया। पानी जमा होने से बच्चे और नौजवान बारिश के बीच फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। और धुआंधार बारिश ने मुंबई की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो इधर दिल्ली में भी रात से ही प्री मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हमारे सहयोगी अभिषेक राज की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली का मौसम खुशनुमा हो गया है। लगातार कल रात से बारिश जो है वो दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हो रही है, लेकिन इस बारिश के कारण जो जल जमाव है वो दिल्ली के अलग अलग रास्तों पे अब देखने को मिल रहा है। देखिए पड़पड़गंज का इलाका है और यहाँ पे किस तरीके से जो पानी है वो आपको जमा हुआ नजर आएगा। और इसी कारण से, इस जल जमाव के कारण देखिए जो गाड़ियां हैं वो पानी में किस तरीके से डूबी हुई नजर आएंगी। जो चक्के के ऊपर का हिस्सा है मडगार्ड तक आपको नजर आएगा कि किस तरीके से पानी के अंदर डूबा हुआ है। जो 2 पहिए वाहन हैं वो कितनी मशक्कत से आ रहे हैं ये भी देखिए आप। किस तरीके से स्कूटर के जो चक्के हैं, गाड़ियों के चक्के हैं, वो तक डूबे हुए हैं। काफी ज्यादा समस्या का लोगों को यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। और अभिषेक का रुख करते दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या स्थिति दिल्ली में बारिश को लेकर? देखिए बिल्कुल बारिश लगातार दिल्ली में कल रात से हो रही है। लोगों को गर्मी उमस से राहत तो मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो जल जमाव है वो राजधानी दिल्ली की सड़कों पे तमाम जगहों पे देखने को मिल रही है। लोगों को काफी ज्यादा जो है इससे परेशानी हो रही है। देखिए रविवार का दिन है, आज भीड़ लोगों की कम है। आज नौकरी पेशा लोग जो है वो अपने घर पे है, छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीरें हैं वो देखिए आप, गाड़ियां यहाँ पे स्लो आ रही है और कई जो पैचेस है वहां पे ये आपको बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर अगर आने वाले वक्त में और बारिश होती है तो मुश्किलें बढ़ सकती है दिल्ली वासियों की। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। यमुना की सफाई की बात करते हैं कि यमुना की सफाई मुहिम में कैसे भारतीय नौसेना का बारासिंघा मोर्चा संभाल रहा है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में चल रही भारतीय नौसेना की यह नाव दिल्ली वासियों के लिए उम्मीद की एक किरण है।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की पहल ने यह उम्मीद जगाई है कि यमुना एक दिन साफ जरूर होगी। भारतीय नौसेना की वर्क बोट बारासिंघा को शनिवार को यमुना में उतारा गया। इस नाव ने सिग्नेचर ब्रिज और आईटीओ के बीच 11 किलोमीटर की पहली यात्रा पूरी की। 11 किलोमीटर की पहली यात्रा में यमुना नदी में मलबे के स्तर का पता लगाया। यमुना के निरीक्षण के लिए उपराज्यपाल ने एक बोट उपलब्ध कराने की मांग की थी। अगली अहम खबर राजस्थान से, जहां लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण से जुड़ा मामला सामने आया। राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन का खुलासा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन करवाया गया। मुस्लिम लड़के ने विवाहिता का जबरन धर्मांतरण करवाया। आरोपी ने हिंदू महिला अर्शिता को हानिया बना दिया है। महिला को ऑनलाइन नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग तक दी गई। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए मुस्लिम युवक से बातचीत हुई थी और उसके बाद युवक ने अपने धर्मांतरण का जाल बिछाना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी का नाम तैयब है, जो अलीगढ़ का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी तैयब 7 अलग अलग नामों से सोशल मीडिया पर अपनी आईडी चलाता है। पुलिस आरोपी को जल्दी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इस तरह के कितने गेमिंग जिहाद जो है वो चल रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा गाजियाबाद में गेमिंग जिहाद सामने आया था। उसके बाद उसके तार मुंबई और महाराष्ट्र तक जुड़े थे और अब ये नई घटना जो है वो राजस्थान से सामने आ रही है। वो उसको गेमिंग ऐप के थ्रू उससे उसकी बहन के साथ संपर्क में है और उसने उसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा है। इस बात को लेकर कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, इस बात का एक परिवार दिया है, जिसकी जांच एसएचओ सदर कर रहे हैं। और चलिए अब आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं कि कैसे गेम के जरिए जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा था। ऑनलाइन गेम फ्री फायर से दोस्ती हुई थी और ये फ्री फायर से हुई दोस्ती धर्मांतरण तक कैसे पहुंच गई, जरा समझने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ ग्रुप में महिला को पहले जोड़ा गया था और उसके बाद महिला को धीरे धीरे झांसा देना शुरू किया गया। मोबाइल नंबर लेने के बाद ये झांसा देना शुरू किया गया। महिला को मुस्लिम नाम से बुलाता था शख्स। लव लाइफ एक ग्रुप बनाया गया था व्हाट्सएप पर और इसी में महिला को जोड़ा गया था और महिला के जुड़ जाने के बाद ये पूरा झांसा देना उसको शुरू किया गया। महिला को मुस्लिम नाम से शख्स बुलाया करता था, यानी कि उसके अंदर उसके मन में वो फीड करना वहीं से शुरू कर दिया गया था। उसके बाद अगली स्लाइड अगर मैं आप चला पाए तो मैं बताऊं अपने दर्शकों को कि आगे क्या हुआ। बातों में फंसाकर ब्रेन वॉश करता गया वो शख्स जिसने मुस्लिम महिला को गेम के जरिए दोस्ती करते हुए उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था, वो ब्रेन वॉश करता चला गया। हिंदू धर्म के खिलाफ वो लगातार भड़काता गया, जिसके चलते महिला को वो धर्मांतरण की कोशिश में उलझाता गया। वीडियो भेजकर नमाज और दुआ भी सिखाता रहा। तो ये देखिए किस तरह से गेमिंग जिहाद जो था वो चल रहा था। व्हाट्सएप से अरबी उर्दू की ट्रेनिंग दी गई और इस अरबी उर्दू की ट्रेनिंग से आप समझ सकते हैं कि कैसे एक महिला को, जो शादीशुदा महिला है, उसे मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया गया। उसका नाम बाद में बदलकर हानिया रख दिया गया। तो ये इस तरीके से गेमिंग जिहाद जो था वो चल रहा था। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है और किस तरह से इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा, सवाल बड़ा है। बात अगली खबर की। अगली अहम खबर दिल्ली से, जहां देश की राजधानी में जबरिया धर्मांतरण की साजिश की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। धर्मांतरण गैंग के निशाने पर दिल्ली के रैन बसेरे। दिल्ली पुलिस की जांच में नए इनपुट ने चौंका दिया है। आरोपी कलीम के मोबाइल लैपटॉप से कई सुराग मिले हैं। दिल्ली के रैन बसेरों की बेघरों की लिस्ट जुटाई गई। मोबाइल से रैन बसेरों के कई घरों से संपर्क में था। दिल्ली के रैन बसेरे में जबरिया धर्मांतरण का खुलासा पिछले महीने हुआ था, जब चांदनी महल इलाके के रैन बसेरे के केयरटेकर समेत 3 लोगों ने इस बारे में पुलिस को शिकायत दी थी। इसी केस की जांच में दिल्ली पुलिस को चौंकाने वाले इनपुट मिले और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक राज जुड़ गए हैं। अभिषेक, सवाल यह है कि दिल्ली के कितने रैन बसेरों में जबरिया धर्मांतरण की साजिश रचने में जुटा हुआ था कलीम किसकी शय पर काम कर रहा था, यह बड़ा सवाल है। देखिए, जब ये हमने खबर दिखाई थी उसी वक्त हमने ये बात कही थी कि ये इकलौता व्यक्ति नहीं है जो इस तरीके से काम कर रहा हो, या इकलौता ये शख्स नहीं है जिसने कंप्लेन किया हो। कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ ये पूरा खेल चल रहा हो। अब जो लैपटॉप और मोबाइल फोन कलीम के बरामद हुए हैं, उनमें कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कई ऐसे पीडीएफ फाइल्स मिली हैं जिसमें पूरे के पूरे रैन बसेरों की लिस्ट है कि आखिर कहां पे कौन कौन रहते हैं और किनको टारगेट किया जा सकता है। यानी कि पूरे तरीके से एक संगठित अपराध के रूप में, एक गिरोह के रूप में ये लोग काम करते थे। जब पुलिस ने कलीम को अरेस्ट किया था तो पुलिस ने इस बात की जानकारी भी दी थी कि वो और भी लोगों की शिनाख्त करने में लगी है। पुलिस कलीम से जो पूछताछ कर रही है उसमें यह भी जानकारी ले रही है कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसके पास लोगों के थे। और अब जो पता चला
वाला है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। आप समझिए उसके लैपटॉप और उसके मोबाइल फोन से जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं उन डॉक्यूमेंट्स में पूरे रैन बसेरों की लिस्ट थी, यानी कि कितने लोगों को उस तरीके से टारगेट करना है, इन सब बातों की जानकारी जो है वो वहां पे मौजूद थी। ऐसे में अब पुलिस की अब ये कोशिश होगी कि लगातार उन डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जाए, लगातार उन लोगों से पूछताछ की जाए कि क्या कलीम उनके संपर्क में। बिल्कुल अभिषेक, और सवाल यही है कि किसकी शय पर किया जा रहा था, ये सारे डेटा कौन दे रहा था, इसको लेकर पुलिस को गहन जांच करनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अगली अहम खबर महाराष्ट्र के लातूर से, जहां नफरत फैलाने वालों ने एक बार फिर से औरंगजेब की फोटो लगाकर माहौल को खराब करने की कोशिश की। लातूर में औरंगजेब की फोटो लगाकर सरेआम राइडिंग की गई, बाइक पर औरंगजेब की फोटो लगाकर रील बनाई गई। बाइक पर फोटो चिपकाने का वीडियो सामने आया, जहां औरंगजेब की फोटो लगाकर राइडिंग का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मौत के 300 साल बाद भी औरंगजेब का जिन पीछा नहीं छोड़ रहा है। माहौल बिगाड़ने वाले लोग क्रूर शासक औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। रील्स बनाकर वीडियो वायरल किया जा रहा है ताकि देश को अशांत किया जा सके। हालांकि वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे औरंगजेब के नाम पर एक बार फिर से माहौल को अशांत करने की कोशिश की गई। अगली एक और अहम खबर उत्तर प्रदेश से, जहां वाराणसी में कई इलाकों का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है और यह तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। वाराणसी की सड़कों और मोहल्लों के नाम बदले जाएंगे। करीब आधा दर्जन जगहों के नाम बदलने की तैयारी है। खास विभूतियों के नाम पर यह नामकरण जो है वो किया जाएगा। वाराणसी की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखने के लिए नगर निगम ने सड़कों और मोहल्लों के नाम बदलने का फैसला लिया है। इसके लिए पार्षदों की बैठक में औपचारिक सहमति बना ली गई, जबकि नगर निगम ऑफिसर्स को प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दे दिए गए। ये वाराणसी के लिए बड़ी खबर है और यहां पर उस हेरिटेज को संभाल कर रखा जाए जिसके लिए इसकी पहचान है, इसकी कोशिश की जा रही है और इसके लिए उन गली मोहल्लों के नाम बदले जाएंगे जो यहां से संबंधित नहीं थे। और अब आपको बताते हैं कि पहले और अब में क्या बदलाव होने जा रहा है। पहले गिरजाघर मार्ग को बिस्मिल्ला खान मार्ग कहा जाता था और इसके अलावा क्या नाम बदले जा रहे हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कौन कौन से नाम हैं जो बदले जाएंगे। पहले गिरजाघर मार्ग था जिसका नाम अब बिस्मिल्ला खान मार्ग जो है वो रखा जाएगा। इसके अलावा पहले फातमान रोड था जो अब सरदार पटेल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। ये वाराणसी जो कि ऐतिहासिक नगरी है उसमें ये बदलाव किए जा रहे हैं। अगली स्लाइड अगर आप जल्दी चला पाए अगली स्लाइड तो मैं अपने दर्शकों को बता पाऊं कि क्या अगले नाम जो है वो बदले जा रहे हैं। मकबूल आलम रोड जो है वो बदला जाएगा हीरालाल रोड के नाम पर। भोजूबीर सड़क का नाम बदला जाएगा राजर्षि जुदेव नाम पर। और अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से नाम है जो बदले जा रहे हैं। और ये नाम बदलना दरअसल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां पर इसकी हेरिटेज को संभाल कर रखा जा सके। पांडेपुर आजमगढ़ मार्ग का नाम बदला जाएगा जो कि अब मुंशी प्रेमचंद मार्ग के नाम पर जाना जाएगा। तो ये बदलाव जो है वो वाराणसी में किए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी विरोध के सुर सुनाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसको लेकर जब पार्षद की बैठक बुलाई गई थी तो अधिकारियों ने इस पर खुद अपनी सहमति जाहिर की थी कि वो इसके साथ इत्तेफाक रखते हैं और इसीलिए अब जो है कुल मिलाकर यहां पर नाम बदलने की कवायद जो है वो शुरू हो गई। इधर भगवान शिव के भक्तों को सरकार का नया तोहफा क्या है, पूरी खबर देखिए अगले 30 सेकंड में। शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। 1 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होगी। 62 दिनों की इस यात्रा के लिए सरकार ने भी जमकर तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने भक्तों की सुविधा के लिए काली माता मंदिर से पवित्र गुफा तक के रास्ते को रोशन कर दिया है। पवित्र यात्रा के रास्ते पर सफेद लाइट की व्यवस्था की गई है। ताजा तस्वीरों में यात्रा का पूरा मार्ग रोशन नजर आ रहा है। कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ी पर सफेद रोशनी की यह छटा देखते ही बन रही है। इधर सामान आने से पहले शिव भक्तों के लिए झटके की खबर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से, जहां काशी विश्वनाथ के दर्शन पर महंगाई की मार। वाराणसी मंदिर प्रशासन ने नई रेट लिस्ट जारी की है। सावन सोमवार के लिए दर्शन आरती के रेट बढ़ाए गए। रेट लिस्ट में 50 से 100% तक बढ़ोतरी की गई है। 4 जुलाई से दर्शन आरती के नए रेट प्रभावी होंगे। अब आपको ये बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर साल 1983 के बाद से राज्य सरकार के अंतर्गत है। कमिश्नर इसकी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन होते हैं और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद भक्तों की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है। सावन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में इस बार दर्शन आरती करने 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है और उससे पहले ये महंगाई का डोज जो है वो श्रद्धालुओं को दिया गया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन आरती के नए रेट लिस्ट क्या है वो आपको बताते हैं। सावन सोमवार और सावन पूर्णिमा के लिए अलग अलग इसे किया गया है। अगर आप सावन में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो वहां के ये नए बढ़े हुए रेट लिस्ट क्या है वो अब आप समझ लीजिए। देखिए
सुगम आरती के लिए जो सामान्य दिन है वो रेट है 500 रुपए, जो कि सावन सोमवार में 750 रुपए हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे दिनों की बात करें, मंगला आरती का जो सामान्य दिन का रेट है वो 1000 रुपए, जो कि सावन सोमवार के दिन 2000 रुपए बढ़ जाएगा। और इसके अलावा बात करें तो कौन से दिन, रुद्राभिषेक वाले दिन, अगर सामान्य दिनों में रुद्राभिषेक के वक्त 2100 रुपए अगर आपको देना पड़ता है, तो सावन सोमवार में ये आपको 3000 रुपए देने होंगे। इसके अलावा श्रावण सन्यासी भोग वाले दिन अगर आप शामिल होते हैं बाबा विश्वनाथ के यहाँ पूजा प्रतिष्ठान में, तो आपको सामान्य दिनों में 4500 रुपए देने पड़ते हैं, जो कि अब बढ़कर 7500 रुपए हो जाएंगे सावन सोमवार में। श्रावण श्रृंगार में सामान्य दिन में कोई शुल्क नहीं लगता, लेकिन सावन सोमवार के वक्त जो श्रावण का श्रृंगार होता है उसके लिए 20,000 रुपए तक भक्तों को खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये जो है नई रेट लिस्ट जो है वो सामने आ गई। हालांकि भक्तों की ओर से इस पर रिएक्शन क्या सामने आता है ये देखने वाली बात है, लेकिन ये पूरा जो मामला है वो वहां पर वाराणसी के कमिश्नर के अंतर्गत आता है और इस रेट लिस्ट को लेकर उन्होंने ही तमाम जो अधिसूचना है वो जारी की है। इधर रूस से इस वक्त की बड़ी और अगली खास खबर अफ्रीकी देश मिस्र से, जहां 26 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक यात्रा हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज मिस्र के दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। पीएम मोदी की मिस्र के इंडिया यूनिट से बैठक भी है, जहां मिस्र के शीर्ष मंत्रियों का समूह है इंडिया यूनिट। व्यापार, निवेश, आईटी, डिजिटल लेन देन पर चर्चा की गई। ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी में भी साझेदारी है। अब आपको ये बता दें कि अफ्रीकी महाद्वीप में भारत का सबसे अहम कारोबारी साझेदार है मिस्र। इस साल गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी भारत मेहमान बनकर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद उन्होंने मार्च में अपनी सरकार में खास तौर से इंडिया यूनिट का गठन किया था, जिसका मकसद भारत मिस्र में रणनीतिक साझेदारी को और रफ्तार देना है। इस बीच एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती शौक अल्लम से मिले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। मिस्र के सबसे बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं अल्लम। आज अल हकीम मस्जिद का दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अल हकीम मस्जिद मिस्र की राजधानी काहिरा में है। 11वीं शताब्दी की इस मस्जिद को यूनेस्को ने साल 1979 में विश्व धरोहर में शामिल किया था और इसी मस्जिद में आज पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा भी होना है। उससे पहले वहां के सबसे बड़े मुस्लिम धर्मगुरु से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और वो तस्वीरें भी बहुत खास रही हैं। अब ये जो फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अल हकीम मस्जिद की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से इसे बनाया गया है और इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया। और मिस्र की मशहूर अल हकीम मस्जिद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। मिस्र की चौथी सबसे पुरानी मस्जिद ये बताई जाती है। अब आपको ये बता दें कि इस मस्जिद का भारतीय कनेक्शन क्या है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर इस मस्जिद का दौरा करने जा रहे हैं। दरअसल अल हकीम का इंडिया कनेक्शन आप समझ पाएंगे, 70 के दशक में मस्जिद का जीर्णोद्धार जो था वो किया गया था। अब आपको बता दें बोहरा समुदाय ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। बोहरा समुदाय के जीर्णोद्धार के बाद ये मस्जिद और ज्यादा खूबसूरत हो गया। इसके अलावा आपको बता दें कि धर्मगुरु मोहम्मद बुरहानुद्दीन की पहल के बाद ये कदम जो था वो उठाया गया था। सोने की सजावट से 2017 में मस्जिद को आधुनिक बनाया गया था। सफेद संगमरमर और सोने की सजावट इसमें खास तौर पर लोगों को आकर्षित करती है। 2017 में मस्जिद को खास तौर पर आधुनिक बनाया गया था और मस्जिद को नमी से बचाने का इंतजाम भी किया गया है। आपको ये बता दें 6 साल में 20 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया गया। फरवरी 2023 में पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया गया था। तो ये मस्जिद बहुत खास है। अल हकीम मस्जिद को नया रंग रूप देने वाले दाऊदी बोहरा धर्मगुरु मोहम्मद बुरहानुद्दीन भारत के ही रहने वाले थे। उन्हें सामाजिक योगदान के लिए मोदी सरकार ने मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो ये भारत का कनेक्शन है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिस्र के दौरे पर हैं तो फिर वो वहां पर जा रहे हैं। अब खास बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी की ये 6ठी विदेश यात्रा है, जिसमें वो खास तौर से मस्जिद का दौरा करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मस्जिद में पहुंचेंगे तो इसको लेकर आपको पुराने कुछ डेटा सामने रखते हैं। 2018 में सिंगापुर की यात्रा के लिए गए थे पीएम नरेंद्र मोदी और इस दौरान वो चिलवा मस्जिद पहुंचे थे। ये 1826 में बनी हुई मस्जिद थी। फिर साल 2018 में इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री और इस्तकलाल मस्जिद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ओमान की यात्रा पर गए थे और सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद ये पहुंचे थे। ये ओमान की सबसे बड़ी मस्जिद थी। साल 2017 में म्यांमार दौरे पर गए थे पीएम नरेंद्र मोदी। बहादुर शाह जफर की मजार पर गए थे और पीएम ने मजार पर पुष्प भी अर्पित किए थे। साल 2015 में संयुक्त अरब अमीरात का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उस वक्त अबू धाबी के शेख जायद ग्रैंड मस्जिद गए थे, जहां यूएई अमीरात की ये तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 6 मौकों पर मस्जिद का दौरा कर चुके हैं और एक बार फिर से वो तस्वीरें मिस्र से देखने को मिलेंगी। इधर पीएम मोदी का मिस्र में किस तरह से जोरदार स्वागत किया गया, 30 सेकंड में आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं।
पीएम मोदी मिशन मिडल ईस्ट पर हैं। शनिवार को मिस्र पहुंचते ही पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यही नहीं, पीएम मोदी से मिलने के लिए लोग भी उत्साहित दिखे। काहिरा में महिला ने पीएम मोदी को हिंदी गाना भी सुनाया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों का शुक्रिया भी किया। इसके अलावा दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने मिस्र के पीएम मुस्तफा मैडबौली के साथ भी अहम मीटिंग की। और चलिए आपको जल्दी से प्रधानमंत्री मोदी के आज का पूरा डे प्लान बता देते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे अल हकीम मस्जिद जाएंगे। इसके अलावा दोपहर 1 बजे हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल भी पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 बजे प्रेसिडेंट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। 1:45 पर लीडर्स से 1-to-1 मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, जहां पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। 2:15 पर डेलीगेशन लेवल की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। इसके अलावा MOU पर हस्ताक्षर दोपहर 3 बजे किए जाएंगे। 3:30 बजे प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंच प्रस्तावित है। 5:30 बजे शाम को नई दिल्ली को वापसी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इससे पहले अमेरिका के दौरे पर थे, उसके बाद सीधे मिस्र निकल गए और फिर आज शाम को 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी देश आने वाले हैं। तो वो बहुत खास है और पीएम नरेंद्र मोदी इन दौरों से कई सारी यादें लेकर भारत आएंगे। आइए अब आपको पीएम नरेंद्र मोदी के मिशन मिस्र की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। मिस्र में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। वहां मिस्र के पीएम के साथ बैठक हो चुकी है। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती से भी पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी अल हकीम मस्जिद भी जाएंगे। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान स्वागत में मिस्र में एक महिला ने हिंदी गाना भी सुनाया, जो कि तस्वीरें बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस महिला से बातचीत करते हुए भी नजर आए थे। और बिहार के वैशाली के हादसे से जुड़ी बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, जहां जहरीली गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। ब्रेकिंग इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। वैशाली में जहरीली गैस लीक हादसे में एक शख्स की मौत की बात सामने आ रही है। डेयरी प्लांट में अमोनिया गैस पाइप फट गया था, जिसके चलते हादसा हुआ। एक मजदूर की मौत हो गई, 100 की तबीयत खराब बताई जा रही है। कई लोगों को पटना भी भर्ती करना पड़ा है, यानी कि वहां पर हाजीपुर के अस्पताल में जब इलाज नहीं हुआ तो पटना रेफर करना पड़ा। साकेत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए अनुराग, अभी जो स्थिति है वो लगभग 100 के आसपास लोग प्रभावित हुए हैं। इससे जो 5 किलोमीटर का दायरा है जिस जगह ये घटना हुई है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वैशाली के हाजीपुर में, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग थे, तमाम लोगों को दिक्कतें आई, सांस लेने में, आंख में जलन, ये समस्याएं आई थी, जो कि आसपास के तमाम जो अस्पताल हैं वहां पर उन लोगों ने इलाज कराया है। एक शख्स की मौत इसमें हुई है, जो मजदूर बताया जा रहा है, जो उसी प्लांट में काम करता था। ये राज फ्रेश जो डेयरी है उसके प्लांट में ये गैस लीकेज हुआ है, जो अमोनिया गैस का लीक हुआ है। प्रशासन लगातार वहां पर काम कर रहा है, किस तरह से लोगों को राहत बचाव दिया जा सके उसकी कोशिश प्रशासन की तरफ से हो रही है। और ये भी जांच हो रही है कि आखिर क्यों प्लांट से ये गैस लीक हुआ, क्या कुछ दिक्कतें थी, इसकी भी जांच प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि लगभग 100 लोगों के आसपास इस गैस लीक के कारण प्रभावित लोग जो हैं उनका इलाज चल रहा है। एक शख्स की मौत हुई है और जहां से ये लीकेज हो रहा था जिस प्लांट से, वहां पर जो स्थिति है उसमें सुधार कर ली गई है, ठीक कर लिया गया है वहां पर, जो राज फ्रेश का डेयरी का जो प्लांट है वहां पर। तो फिलहाल प्रशासन वहां पर मौजूद है और चीजों पर नजर बनाए हुई है। ठीक है साकेत, आप नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे ग्रेटर नोएडा कैसे होगा जाम फ्री।